हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीआरसी टेस्ट सीरीज़ में आज अपना टेस्ट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 12 मिनट्स का अलार्म लगाना, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 मार्क्स का ओवरऑल टेस्ट रहेगा। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी। जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक मार्क है वो उसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन सी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ बी, नाइन्थ ऑप्शन बी, 10th ऑप्शन सी। अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सोल्यूशन देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर ना देखो, नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर ना ये देखो, जो नाइट्रोजन है अपने पास पायरोल वाले सिस्टम का, ये तो जो इसके लोन पेयर्स हैं ये तो डीलोकलाइज होंगे पूरे रिंग के अंदर, लेकिन जो पिरिडीन है उसके ये वाले लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, है ना, वो रिंग के ऊपर ऐसे डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मिथाइल आयोडाइड को ऐसे लिख के दिखाऊँ तो क्या हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके सिग्मा स्टार में डाल सकता है, यानी कि यहाँ से हमने I- बाहर निकाला और नाइट्रोजन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। क्या बनेगा ये? तो यही है इसका फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी मार्क करेंगे। अच्छा गाइस, एक और चीज़ इसमें ना ए टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि अगर यहाँ तो हमने पहले मिथाइल आयोडाइड डाल रखा था, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इस बार अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप में एक बेस डाला गया है, लेट से हमने सोडियम हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हमने डाला है मिथाइल आयोडाइड। सपोज ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप? अगर बेस ऐड किया है तो सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन निकालेगा। जितनी ये कार्बन है सबके पास H लगा हुआ है, बट ये कार्बन क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये वाला H ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप में बेस ऐड करवाते हो, ये वाला H+ निकलेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा N-, ठीक है। अभी इसके पास लोन पेयर है, इसका तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको अपना चार्ज भी न्यूट्रलाइज करना है। तो इस बार अगर आप डालोगे मिथाइल आयोडाइड तो यहाँ से ये निकल के इस बार ये अटैक कर देगा, और इस वाले केस में फिर अपना ये वाला बनता मेजर प्रोडक्ट। समझ गए ना? तो अगर बेस ऐड नहीं किया है फिर तो क्या, सिंपली तो NH है। क्लियर है? इसके जो लोन पेयर है वो रिंग पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसी के अवेलेबल है, इसी ने अटैक करना है। ऑप्शन सी बन जाना है आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में जिसने सॉल्व करके ऑप्शन ए मार्क किया है, तो एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करो। माइनर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, मेजर नहीं पूछा। इसका मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ऑप्शन ए ही बनना है, लेकिन माइनर पूछा है, माइनर ये बनेगा। ऑप्शन सी मार्क करेंगे। कौन सी रिएक्शन है ये? रिमर-टिमर रिएक्शन। क्या होता है उसमें? इस वाले पोजीशन में फॉर्माइलेशन ही होना है, CHO आना है, तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन मेजर कौन सा बनेगा? मेजर ये बनता है। कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो, बेस है, सबसे पहले H+ निकालेगा, यहाँ से ये कार्बन आयन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम Cl- बाहर निकालेंगे, ये बन जाएगा CCl2। क्या है ये? कार्बीन है, सही है। और अगर कार्बीन है तो हमें ये पता है कि जो ये पायरोल सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के अंदर ही डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हम इस तरह से दिखाएंगे इसको। यहाँ पर H है, ये एक 3 मेंबर रिंग बन गई। अब क्योंकि स्ट्रेन तो है सिस्टम में और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, सिस्टम का हमें स्ट्रेन कम करना है। यहाँ से Cl- बाहर गया, इसे प्लस आया, हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया और यहाँ से अपने इसने लोन पेयर दे दिए। ऐसे करके कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे करके। और जो नाइट्रोजन नंबर 5 अपना है, इसके और 6 वाले के बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पहले से था। दिस इज़ 5, 4, 3, 2, 1 है, 1 के ऊपर Cl लगा हुआ है ना। ओके, यहाँ से ये बाहर गया, देखो यहाँ से बाहर गया, आया प्लस, इधर आया माइनस। 1 और 2 के बीच में क्या बनने वाला है? पाई बॉन्ड बनने वाला है, ये है। नेक्स्ट स्टेप में हम H+ निकाल देंगे यहाँ से, तो ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन का, जो कि ऑप्शन ए है। बट मैंने आपसे यहाँ पे माइनर पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पोजिशन इज़ द मोस्ट फिसाइल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 6th वाली पोजीशन पर अटैक होता है, ऑप्शन सी मार्क करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो 6th पोजीशन पर अटैक करेगा। जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं HNO2 H2SO4, जैसे मुझे मान लो नाइट्रेशन करवाना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? NO2+,
तो वो अटैक करेगा पोजीशन 6 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट इन प्रोटॉन NMR। यहाँ पे इन तीनों की बात हो रही है। सबसे पहले ना हम एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे बॉन्ड्स को डीलोकलाइज करके दिखाना हो, मैं कैसे कराऊंगी, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड तो मुझे इसी साइड डिसोसिएट करवाना पड़ेगा, ऐसे करके ब्रेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे करवाया, ऐसा करने से होगा क्या, नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पर आया पाई बॉन्ड और इस वाले कार्बन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाकी सारा सिस्टम ऐसे का ऐसे रखो, ये HA है। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर इसको हम डीलोकलाइज करवा सकते हैं और ऐसे करने के बाद हमें ये मिलेगा, नाइट्रोजन पे अभी भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ लगा हुआ है HA, ठीक है। तो यहाँ से ना ऐसे देख के हमें समझ में आया कि जिस भी कार्बन से HC और HA अटैच है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है डीलोकलाइजेशन दिखाने से, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो HB है ना, इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, दैट मीन्स इसके पास कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स शील्डिंग एरिया है वो, तो वैल्यू सबसे कम रहेगी। तो HB को तो हमने लगाया सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों में हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन -I लगाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो ये HA है ये नाइट्रोजन के ज़्यादा पास में है तो इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वैल्यू सबसे आगे जाएगी, यानी कि HA की हाईएस्ट है, उसके बाद HC की। बस ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो हम ऑप्शन D मार्क कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये क्या करवाएगा, ओवरऑल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ना एक चीज़ देखो, चाहे ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है लेकिन क्या होता है ओजोनोलिसिस, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है ना, ठीक बात है। आप ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास 2 रिंग्स गिवन हो और डिसाइड करना हो किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो हम ना इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देख सकते हैं कि कौन सी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 रिंग्स में से मुझे डिसाइड करना है कि रिडक्शन किसका होगा, तो हम ध्यान रखेंगे कि गेन रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 रिंग आपके पास हैं, एक है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो अगर रिडक्शन करवाना है तो जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसका हम रिडक्शन करवा देंगे, क्योंकि रिडक्शन का मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जस्ट ऑपोजिट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो तो पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो तो कैसे लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी उसका वहाँ से लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो जब भी बात आएगी ऑक्सीडेशन की हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी रिंग है। तो इन दोनों में से आपके पास एक बेंजीन वाली रिंग हो गई, कि पिरिडीन वाली है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है, ये वाली रिंग। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी कार्बन है, बट इस वाले केस में नाइट्रोजन है ना, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वाली रिंग कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच ये है तो ऑक्सीडेशन भी इसी का होगा, ये वाली रिंग इंटैक्ट रहेगी। ऑप्शंस देखो, यहाँ पे पिरिडीन है, यहाँ पे है, इन दोनों में क्या हुआ, पिरिडीन का ही ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते हमने हटा दिए। इन दोनों में से डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे होता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जैसे मान लो O3 के साथ साथ यहाँ पे सपोज H2O2 ऐड कर रखा होता, या CrO3 ऐड कर रखा होता, या KMnO4 ऐड कर रखा होता, उस वाले केस में तो क्या होता अपने पास COH बनता, क्योंकि CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होके वो COH बन जाता। बट यहाँ पे ओके रिडक्टिव है, Me2S ऐड किया हुआ है, तो CHO पे रुकेगी रिएक्शन और हम ऑप्शन B मार्क करेंगे। 6th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन डील-सेल्डर रिएक्शन। अब देखना, एज अ डाइन, हम जब भी बात करते हैं डील-सेल्डर रिएक्शन की तो वहाँ पे हमें डाइन कैरेक्टर चाहिए होता है, सही है। लेकिन अगर हम सिस्टम्स को देखते हैं सारे कहीं एरोमेटिक दिख रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो एरोमेटिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइन कैरेक्टर के। सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
एरोमेटिसिटी की, तो यहाँ पे क्या अपने पास ये पायरोल है और ये फ्यूरेन सिस्टम है। इन दोनों में से ये ज़्यादा एरोमेटिक होता है और ये कंपैरेटिवली कम एरोमेटिक है। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स तो हम ये बोलते हैं कि बेंजीन तो सबसे आगे है एरोमेटिसिटी में, उसके बाद पिरिडीन होता है, ठीक है, और पिरिडीन के बाद कौन होता है, थायोफीन होता है, थायोफीन, एंड देन पायरोल होता है, और सबसे लास्ट में फ्यूरेन होता है। क्योंकि हमारे पास जो ये मेजर सिस्टम्स हैं इनमें फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी सबसे कम है, तो इसमें डाइन कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी जितनी कम होगी डाइन कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो पार्टिसिपेट करता है डी सेल्डर रिएक्शन में। आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बहुत सारे देखे भी होंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो ये तो पक्का करने वाला है, यानी कि डी तो आना ही है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी नहीं है, इसको हटा देंगे। इन तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे? पायरोल एरोमेटिक होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा डी सेल्डर रिएक्शन में, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ है ध्यान से समझना। देखो हमें ना डाइन कैरेक्टर चाहिए, हम नहीं चाहते कि एरोमेटिक रहे। एरोमेटिक क्यों है ये? क्योंकि जो इसकी लोन पेयर है ना ये डीलोकलाइज कर रहे हैं इसके अंदर, और जिसकी वजह से ये 4n पाई सिस्टम बन रहा है, यानी कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। समझ लो इस वाले केस में जैसे हुए थे पहले, यहाँ पे लोन पेयर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके कंप्लीटली यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, बट इस वाले केस में हमने एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को -m लगा के विड्रॉ कर रहा है। इसको मैं ऐसे विड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, ऐसे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले रिंग में तो डीलोकलाइज हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो एरोमेटिसिटी है इसके कंपेरिजन में डिक्रीज कर गई, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली अवेलेबल थे, यहाँ पर अभी ये दूसरे वाली साइड पर भी जा रहे हैं डीलोकलाइज होने के लिए। सेम यहाँ पर भी होगा, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये लोन पेयर हैं ये भी ऐसे करके डीलोकलाइज होने के लिए आ रहे हैं। दैट मीन्स रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो एरोमेटिसिटी डिक्रीज कर रही है, और अगर एरोमेटिसिटी डिक्रीज करेगी तो डाइन कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि डी सेल्डर रिएक्शन में एज अ डाइन पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ए भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, बी भी कर पाएगा और डी भी कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन सी मार्क करेंगे। 7 देखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इन कार्बन 13 NMR। अगर यहाँ की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे जैसी कार्बन ये वाली है वैसे ही ये भी है। इसको ए मार्क किया तो इसको भी ए ही मार्क करना पड़ेगा, इसको बी मार्क करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे, और ये सी। टोटल 3 टाइप के कार्बन है तो 3 ही सिग्नल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आते हैं, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स हर एक कार्बन का अपना खुद का सिग्नल आएगा। यहाँ पे यहाँ से एक सिग्नल, सेकेंड सिग्नल यहाँ से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th एंड 9 कार्बन है, सारे ही डिफरेंट हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमें 9 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे कार्बन 13 NMR में। यहाँ पर देखो, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक, यहाँ से प्लेन है, दैट मीन्स जैसी कार्बन ये है वैसी कार्बन ये भी है। अगर इसको 1 बोल रहे हो इसको भी 1 बोलो, इसको अगर 2 बोलोगे इसको भी 2 बोलना पड़ेगा। अगर ये 3 है तो फिर इसको भी 3 कहेंगे, और अगर ये 4 है तो इसको भी 4 कहेंगे। ऐसे ही अगर ये 5 है तो ये भी 5, और ये 6 है तो ये भी 6। क्या आंसर 6 होगा? नहीं, क्योंकि हमने एक कार्बन मिस कर दी। कौन सी वाली? ये वाली, 7। तो यहाँ से आएंगे 7 सिग्नल्स, ऐसे मार्क कर देंगे ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोज द ऑर्डर। यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, अगर हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। इनफैक्ट हमने कैरेक्टर सीरीज में बहुत बार मैंने बताया इसके बारे में। अगर हमें करवाना होता है डीकार्बोक्सिलेशन इस तरह से, तो हम ना ध्यान रखते हैं क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन में, CO2 बाहर जानी है ना। तो यहाँ से हमने बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवाया, यहाँ से ऐसे करवाया, क्या बन रहा है? ये कार्बन आयन बन रहा है, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, है ना। तो हमें ये देखना होता है कि जो ये कार्बन आयन बना है ना ये स्टेबल बनना चाहिए। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन, डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन कौन से केस में रहा है, उसका रेट उतना ही फास्ट दिखाना है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ना, यानी कि इसको तो हटा ही देते हैं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस वाले केस में इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। इस वाले केस में इसको हटा दो, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बस आप ये डिसाइड कर लो इन तीनों कार्बन आयन में से ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है। कैसे डिसाइड करें? पहली बात तो ये कि ये रिंग के ऊपर डीलोकलाइज नहीं होने वाला चार्ज वहीं पर रहेगा, सही है ना, क्योंकि जो जिस भी p ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सही है ना। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा डीलोकलाइजेशन में।
तो अगर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फिर कौन सा फैक्टर इसको स्टेबलाइज करवा सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट, नाइट्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे फिर से कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सबसे पास में है इसके, तो ये वाला कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये और फिर ये, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले केस में सबसे फास्ट, फिर बी में और फिर सी में, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयन। तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। 9th क्वेश्चन देखो, आपको बताना है जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्पीशीज़ है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इस रिएक्शन में किसी भी स्टेप में नहीं बनेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका पूरा मैकेनिज्म पता हो, उसके बाद ही बता पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा ये फ्यूरेन, वापस से लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पर है Br2। यहाँ से मैंने Br- को निकाला बाहर, ठीक है, और यहाँ जो ये पाई बॉन्ड है ये अटैक कर देगा इसके ऊपर ऐसे। तो ऐसे करने से यहाँ पर ये बॉन्ड बना, इधर आ गया प्लस, ठीक है, क्योंकि कैसे ब्रेक हुआ होगा, हमने ऐसे ब्रेक करवाया ना, इधर नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, नेगेटिव ने तो प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और ये इस तरह से है। अब जो ये पॉजिटिव है इसको हम फर्दर डीलोकलाइज करके दिखा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इधर पॉजिटिव आएगा, ये अपने लोन पेयर दे देगा, है ना। तो ऐसे हम दिखाते हैं अगर, तो ये ऐसे बनेगा, इधर आया पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, इधर पॉजिटिव और यहाँ पे Br। इतना क्लियर है? कुछ नहीं किया, सबसे पहले अटैक करवाया, अटैक करवाने के बाद हमने इसको पूरा डीलोकलाइज करके दिखाया है। अभी देखो यहाँ पे मिथेनॉल भी अवेलेबल है, यहाँ पे अपने पास मिथेनॉल भी है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो चार्ज को करवाया न्यूट्रलाइज, और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे Br है ऑलरेडी, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे अटैक किया है मिथेनॉल वाले ऑक्सीजन ने, इसके पास एक H भी लगा हुआ है, इधर आया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल के इसको करवा देंगे न्यूट्रलाइज। सही है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद देखो, अब जो Br है वो अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो ऐसे करने के बाद वापस से यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, यहाँ पे OMe है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये Br चला गया बाहर इस तरह से। और फिर से रिपीट होगा स्टेप, मिथेनॉल है सिस्टम में, ऐसे अटैक किया, यहाँ पर आया, जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर अपने पास आ गया OMe, H लगा हुआ है, प्लस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे OMe है, और फिर से नेक्स्ट स्टेप में H+ निकालने जो इसको करवा देंगे न्यूट्रलाइज, और इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट आ गया फाइनल। अब मैच कर लेते हैं कौन सा नहीं बना। क्या किसी स्टेप में ये बना था? देखो ये रहा, ये है, मतलब ये तो बन रहा है। किसी भी स्टेप में ये नहीं बना है, ऑप्शन बी मार्क करेंगे। बाकी आप देख लो, ये तो बना ही था, ये रहा यहाँ पे, और ये भी है, सही है, तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन का, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव 1 IR स्ट्रेचिंग बैंड लाइंग एट। तो पहले प्रोडक्ट बनाना है, फिर बताना है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आने वाली है, कोई एक बैंड कहाँ पे आ सकता है। मिथाइल लिथियम है, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। यहाँ पर देखो हर एक कार्बन के पास H है, और ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये सारे sp2 हैं। तो sp2 वाली कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा इसका। तो ये वाला H सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, H+ निकलती जा रहा है माइनस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में Br- आया बाहर, इसने अटैक किया इसके ऊपर। तो ऐसे करके हमने दोनों स्टेप को एक साथ दिखाया, और यहाँ पे लिखा मैंने ये CH3, यहाँ पर है ये CH2, और इधर है ऐसे ये बेंजीन रिंग, इधर है CH3, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या है? लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस। अब बस यही वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट था, हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में, H+ आएगा यहाँ से, तो H+ जो है वो इसको प्रोटोनेट कर सकता है, सही है। इसके बाद H2+ का मतलब क्या है कि H2O है और साथ में H+ है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। मैंने H+ से इसको प्रोटोनेट करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वाटर का अटैक भी करवा सकती हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे अटैक होने के बाद ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, इधर ये CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले से, इधर आ गया OH, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इधर CH3। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड पहले से था, वाटर ने अटैक किया है इस तरह से, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, एक प्लस लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट स्टेप में H+ निकाल देंगे। अब ये इनोल फॉर्म में है ना, इसको मैं कीटो फॉर्म में दिखा सकती हूँ। यहाँ से बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवाया और यहाँ से ये वापस H को यहाँ पहुँचा दो, तो ऐसे करके हमने इसकी कीटो फॉर्म लिखी। ऐसे सेम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे और ये कीटो फॉर्म आ जाएगी। तो अपने पास ना फाइनल प्रोडक्ट ये वाला आ रहा है। अब देखो कार्बोनिल है, कहाँ लाई कर दिया वैल्यू, 1700 से लेके 1715 तक पहुँचेगी, तो ऑप्शन सी ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये जो टेस्ट है कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और रिविजन भी अच्छे से हो गई होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।